स्वागत है मित्रों आप सभी लोगों का पॉलिटी के इस नए सेशन में, जिसमें आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल और कुछ एक्सप्लेन के साथ बिल्कुल ये सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, जाइए नहीं, स्किप मत कीजिए, सुनिए, देखिए, यहाँ से बिल्कुल एक पद आपके लिए सुरक्षित होने वाला है। आइए देखते हैं आयोग के पूछे गए सवालों को और उसमें कुछ व्याख्या जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था? तो वो थे M.N. राय, जिन्हें हम लोग कहते हैं मानवेंद्र राय। तो संविधान सभा में बड़ी भूमिका थी किसकी? M.N. राय का, मानवेंद्र राय का। बात करें इसमें एक सदस्य आप देख रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1911 में। और उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। B.N. राव के बारे में बताएं तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे V.N. राव। क्या नाम था? B.N. राव, बेनिगल नरसिंह राव। प्रारूप समिति के सदस्य थे जिनका नाम था K.M. मुंशी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वो है कि संविधान की नम्यता ना होना, यह क्या है? गलत है, बल्कि संविधान की नम्यता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। किस शब्द का अर्थ है? तो वह है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत के जो गण का प्रमुख है राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन क्या है? एक लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। जापान क्या है? एक लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। लेकिन भारत हमारा क्या है? एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। राजतंत्र का मतलब जहाँ का मुखिया राजा हो, गणतंत्र का मतलब जहाँ का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन में ही स्पष्ट हो रहा है, सामंत शाही को प्रोत्साहन देना, यह हमारे संविधान की विशेषता बिल्कुल ही नहीं है। बाकी उपयुक्त सभी विशेषताएं संविधान में सारभूत निहित हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में अधिसूचित किया है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। कितने तारीख को? 26 नवंबर को। तो ये कब से शुरू किया गया है? 2015 से। हम सभी लोग 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वर्तमान में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। मैं आपको यहाँ एक विशेष तथ्य आपको बताऊं कि 26 जनवरी को 1947 के पहले हम लोग कौन सा दिवस मनाते थे? तो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। कब? 1947 के पहले। पर 1947 के बाद अर्थात 1950 से ही हम लोग इस दिन को क्या मनाने लगे? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान में रखना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में रिक्त शब्दों को भरें। हम भारत को एक संपूर्ण प्रफुल्ल संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए यानी यहाँ क्या रहेगा? हम भारत के लोग। हमारी प्रस्तावना में शुरुआत ही किया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ये क्या है? हमारी राज्य की विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो राज्य की 5 विशेषताएं हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार की न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी खूब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल है कि इन्हें भारतीय संविधान का जनक क्यों कहते हैं? तो एक
तथ्य के आधार पर हम थोड़ा सा सहमति जताते हैं कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने की वजह से इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान बनाया था वो किस कमेटी ने? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, अंबेडकर साहब को छोड़कर 6 सदस्य थे, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति में सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा पे भी हम लोगों ने बात किया कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। निम्नलिखित में से किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत संविधान में अधिकतम प्रतिनिधित्व था? उसका नाम था संयुक्त प्रांत। यहाँ से कितने प्रतिनिधि थे? 55 प्रतिनिधि थे, सबसे ज़्यादा यहीं से थे। उसके बाद मद्रास से लगभग 47 प्रतिनिधि थे। तो सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो यह आधारित है संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर, जो हम लोगों ने कहाँ से एक्सेप्ट किया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ये खूब बार सवाल पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब हुआ? अगर यह सवाल आता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब हो रहा है, तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1950 को केवल महज 15 से 16 अनुच्छेद ही लागू थे। बाकी सभी शेष अनुच्छेद कब लागू किए गए? तो सभी शेष लागू किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। संविधान यहाँ कहा है अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, और लागू पूर्णतः कब किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया है। भारतीय संविधान लागू किया गया। देखो अगला सवाल भी रहा। 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर, 2 दिन बाद। पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को, चौथी 17 दिसंबर को। ऐसे ऐसे बैठक हुई थी, और आखिरी बैठक थी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में एक परिचायक कथन जो संविधान के कारण और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, वो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। तो प्रस्तावना किसे कहते हैं? किसी पुस्तक के परिचय या भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बात ध्यान में रखना। भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। तो भारत में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है कि संघीय देश के मामलों में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है, जो कि गलत है। दोहरी नागरिकता होती है, क्योंकि अमेरिका में देखिए एक राज्य की और एक केंद्र दोनों की नागरिकता होती है। भारत में केवल इकहरी नागरिकता है, क्योंकि संघीय मॉडल जो है कनाडा पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो हमारी प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, उसका नाम है प्रावधान। बाकी मैंने कहा 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे प्रस्तावना में: विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो प्रावधान शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है।
संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जिन्हें हम लोग हीरेंद्र चंद्र मुखर्जी कहते हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। और एच.सी. मुखर्जी ने भी अध्यक्षता किया था किसका? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। दो तथ्य याद रखना, एक तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। दूसरा, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा का ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने किस समिति की अध्यक्षता की थी? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया समिति एवं संचालन समिति, प्रक्रिया समिति एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बात करें संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान में कितने देश से उधार ली गई विशेषताएं शामिल हैं? तो ये कुल 10 देशों से, कितने देशों से? 10 देशों से ली गई हैं। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो हम लोगों ने इसे कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपात उपबंध कहाँ से लिया है? जर्मनी से। डीपीएसपी कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से। मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया है? सोवियत संघ यूएसएसआर से। ऑस्ट्रेलिया से। एक तो व्यापार के अलावा हम लोगों ने समवर्ती सूची भी कहाँ के संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। तो कनाडा के संविधान से। हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और मौलिक अधिकार, लिखित संविधान, महाभियोग, ये सभी शब्द कहाँ से आए हैं? अमेरिका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा तैयार की गई थी, कहाँ से लेकर के? तो ब्रिटेन के संविधान से। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सब कुछ हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। हाँ, हम लोगों ने स्विट्जरलैंड के संविधान से कोई चीज़ें स्वीकार नहीं की है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा किस रूप से अंगीकृत किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? और कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। आधुनिक लोकतंत्र का जनक है अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जनक देश कौन है? तो भारत है। भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना, अभी मैंने आपको बताया, तो अब चलो कमेंट करके आप बताओ कि इसमें से किस देश से पंचवर्षीय योजना ली गई थी? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और यूएसएसआर। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से हम लोगों ने लिया है इसको? दक्षिण अफ्रीका से इसे अपनाया है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है? तो इसे हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय रोल मॉडल हम लोगों ने यहीं से लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा तक हमारे देश जो था औपनिवेश था ब्रिटेन का ही। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श संविधान से लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? हमारी प्रस्तावना में सभी शब्द फ्रांस के संविधान से अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार है। इनमें से कौन उनमें से शामिल नहीं है? तो इनमें से दिए गए कथन के अनुसार शामिल नहीं है 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो हमारे यहाँ आपातकाल 3 प्रकार के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल एक, दूसरा संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में
संवैधानिक तंत्र की विफलता 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360। आज तक एक बार भी नहीं लगा है क्या वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कई बार लगा है? 3 बार। अगर आप पढ़ते हैं, छात्र हैं और जानकारी है तो बताओ 3 बार कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था देश में। जून 2020 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी? 22 भाषाएं हैं। मूल कितनी भाषाएं थी? 14, और अभी कितनी बढ़कर हो गई हैं? 22, यानी कितनी बढ़ी? 8 बढ़ी हैं। और 8 भाषाएं जो बढ़ी हैं कितने संशोधन से? 3, 21, 71, 92, इन्हीं 3 संशोधनों द्वारा बढ़ी हैं। 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई? 3। उसका ट्रिक है नमक। ना फार नेपाली, कहीं नोट कर लेना, ना फार नेपाली, मा फार मणिपुरी, का फार कोंकणी। और 92 से कितनी भाषा जोड़ी गई? 4। BDMS, बी फार बोडो, डी फार डोंगरी, एम फार मैथिली, एस फार संथाली। तो इस तरह से मूल भाषाएं 14 थीं और वर्तमान में कितनी हैं? 22। कितनी जोड़ी गई? 8। कितने संशोधन से? 3। 21, 71, 92। 21 से सिंधी, 71 से नमक, ना फार नेपाली, मा फार मणिपुरी, का फार कोंकणी, और 92 से BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो इसका संबंध है पंचायत की अवधि से। स्थानीय स्वशासन का उल्लेख ही मिलता है अनुच्छेद 243 में, और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78। कौन सा है? अनुच्छेद 78 का संबंध है कि अगर राष्ट्रपति कोई भी सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री उसे मुहैया कराए। भारत के संविधान में भाग और अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो आप जानते हैं हमारे संविधान में वर्तमान समय में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और मूल रूप से कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और मूल 8 अनुसूचियाँ हैं। तो ये भी तथ्य को ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? 75 खंड 3 में, अनुच्छेद 75 खंड 3 में ये बातें जिक्र की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। हमारे देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का भी प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमारे देश के संविधान अनुच्छेद 52 में कहा गया देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका प्रधान होगा। 58 में उसकी योग्यता की बात की गई है, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो या ना, इसके लिए अनिवार्यता नहीं है। 54 में उसके निर्वाचन की बात की गई है, कौन कौन वोट करेगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसके अलावा 56 में उसके कार्यकाल की बात की गई है, कितने वर्ष? 5 वर्ष पद ग्रहण की तारीख से। 55 में निर्वाचन की रीति की बात की गई है। 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। और अनुच्छेद 60 में इसके शपथ की बात की गई है। 59 में पद की शर्तों का बात है। 123 में अध्यादेश है। 72 में न्यायिक शक्ति है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देश के चुनाव के आयोजन एवं विनिमय हेतु भारतीय संविधान सभा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? अनुच्छेद 324। इलेक्शन कमीशन का उल्लेख भाग 15 में है। किस भाग में? भाग 15 में। और अनुच्छेद 324 से 329 या 329 का कभी कह सकते हैं में उल्लेख है। और वर्तमान में हमारा इलेक्शन कमीशन कई सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है। और वर्तमान में जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम है राजीव कुमार। और ये किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। भारत के वर्तमान के चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार किस नंबर के? 25वें नंबर के हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या कितने से अधिक बताई गई है? 20 लाख से अधिक हो तो वहाँ पर मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, यानी जिसे हम लोग ब्लॉक पंचायत कहते। तो हमारे यहाँ पंचायत त्रिस्तरीय है। किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। भारतीय संविधान में शिक्षा
के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के में मौलिक अधिकार के अध्याय में जोड़ा गया, एक अनुच्छेद शामिल किया गया है, अनुच्छेद 21A। तो शिक्षा अब हमारा क्या हो चुका है, मौलिक अधिकार हो चुका है। सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना। बहुत ही दुनिया की एकमात्र सबसे बेहतर दवा क्या है, शिक्षा है। आप जिस भी जाति पाति धर्म मजहब में हैं, वहाँ से अगर अपनी स्थिति और अपनी हालात को बदलना चाहते हैं तो क्या प्राप्त कीजिए, शिक्षा। कहते हैं अगर आपने तालीम प्राप्त कर ली, शिक्षा प्राप्त कर ली, तो भिक्षा मांगना बंद कर देंगे, किसी के पीछे नहीं चलेंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे। इसीलिए लोग चाहते हैं कि आप कम पढ़ो। आपने जिस दिन पढ़ लिया, जिस दिन भारत की हर सोसाइटी ने, हर कम्युनिटी ने पढ़ लिया, विश्वास करो दंगे होने बंद हो जाएंगे। लोगों को लोग गुमराह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तार्किक हो जाएंगे। और इंसान तार्किक हो जाएगा तो फिर बिल्कुल समझो समरसता, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव देश में दिखाई देगा। और ये जितनी भी तमाम नाना प्रकार के सांप्रदायिक घटनाएं हम लोग देखते हैं, ये अशिक्षितों की वजह से किए गई घटनाएं होती हैं, जिनको शिक्षा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में परिषद प्रतिनिधित्व वाली सीटों का वर्णन करती है? तो अनुसूची 4 है, जिसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन की बात की गई है। अनुसूची 1 में वर्णन मिलता है संघ राज्य क्षेत्र का, और अनुसूची 2 में इसमें वर्णित किया गया है हमारे संविधान के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ है, और इसमें 3 लोग अपवाद हैं जो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते। वो 3 लोग कौन कौन अपवाद हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनका अनुसूची 3 में उल्लेख नहीं है, बल्कि इनका अलग से शपथ लेने के अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दर्शाया गया है? तो यह दर्शाया गया है 3 में। किस में? अनुसूची 3 में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 डी के अनुसार क्या कथन सही है? तो ये है कि देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, और ऐसे करने पर के लिए कहा जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए। तो आप जानते हैं हमारे मूल कर्तव्य, जिस तरह हमें अधिकार चाहिए वैसे ही हमें कर्तव्य करने की भी प्रेरणा होनी चाहिए, और जितना अच्छा कर्तव्य करेंगे अधिकार भी उतना ही अच्छा और बेहतर मिलेगा आपको। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो आप जानते हैं इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। और ये है पंचायत से संबंधित, तो पंचायत में 29 विषय हैं। नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? 18। तो ये ध्यान में रखना, नगर पालिका में कितने हैं? 18, जो 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। पंचायत है 11वीं अनुसूची, 29 विषय। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति को निषेधाधिकार का वर्णन है, जिसे आप वीटो पावर कहते हैं? तो वह अनुच्छेद 111 में। हमारे राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो है। वीटो का मतलब होता है, वीटो लैटिन वर्ड का है, वीटो का अर्थ होता है निषेध करना। तो पहला जो है इसे एक कहते हैं संपूर्ण निषेधाधिकार, संपूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी या पॉकेट वीटो। यही खूब पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति ने जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था। किस वीटो का? जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। और किस विधेयक के संदर्भ में प्रयोग किया था? तो डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में। ये खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो कितने प्रकार के वीटो? 3। संपूर्ण, निलंबनकारी, जेबी। किसने प्रयोग किया जेबी का? ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में राजीव गांधी सरकार थी। किस विधेयक पर? डाक संशोधन विधेयक पर। जेबी या पॉकेट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो सहमति देगा ना तो असहमति, बल्कि अपनी जेब में रखेगा और विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। किसी भी बालक को, ठीक, क्योंकि इनका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ना उनका मौलिक अधिकार हो चुका है।
सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के पास के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध आदि की प्रकृत प्रादेश जारी करने की शक्ति निहित है। तो सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32 में है, हाई कोर्ट की 226 में है ना। ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वह प्रत्यक्ष रूप से या स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 154 में। कहा गया है 153 में प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया है कि वह राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। 155 में उसकी नियुक्ति का उल्लेख है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निजता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है। मुख्य रूप से भारतीय संविधान से वो अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 21, जिसमें निजता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 20 में कुछ संदर्भ में विशेष हमें अधिकार मिला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो इसका उल्लेख मिलता है हमें किसमें? अनुच्छेद 20 में। यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दोषी या सजा दिया जा सकता है, या एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जाएगा, बार बार नहीं। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक फिल्म है अंधा कानून, उसे देखिए कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए एक बार ही सजा पाएगा, बार बार वो सजा नहीं पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? तो वो है आपका अपमिश्रण। समवर्ती सूची, हमारी कुल संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। तो अभी हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें हैं, 15वें नंबर, जिनका नाम क्या है? N.K. सिंह, नंद कुमार सिंह हैं। और 16वें वित्त आयोग के भी गठन की घोषणा कर दी गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे आपके? श्री अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किससे संबंधित हैं? शहरी स्थानीय निकाय, जिन्हें हम लोग नगर पालिका भी कहते हैं। डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द को शामिल किया है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। तो प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। वो कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और इस संशोधन को हम लोग लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ये इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ संशोधन था। भारतीय संविधान की हिंदी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका निर्धारण किया गया है? 343 में। तो भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 51 तक वर्णित है। भाग 17 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है? तो यह आपका उल्लेख है अनुच्छेद 143 में कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति से कोई सलाह ले सकता है, दे सकता है, परंतु मानने के लिए दोनों ही बाध्य नहीं होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं में कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। यही संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक प्रतिष्ठापित करता है या निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा,
उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य के लिए आवश्यक हैं। इसका उल्लेख मिलता है हमें अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 40 में। और ये किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51। मुझे कमेंट करके बताओ डीपीएसपी भारत में किस कमेटी की सिफारिश पर अपनाया गया था? भारतीय संविधान के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 124 में है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 239 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है राष्ट्रपति द्वारा संघ क्षेत्रों के प्रशासन से। तो संघ क्षेत्र में प्रशासन का तय और नियम प्रक्रिया सब कौन तय करता है? राष्ट्राध्यक्ष ही तय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में उल्लिखित है? तो वो है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन करता है, अनुच्छेद 182। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? अनुच्छेद 241 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे है? नागरिकता से। किस भाग में? भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किसका उल्लेख? मौलिक अधिकार का। किसका? मौलिक अधिकार का। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 खंड ए में वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो अगर आप ये बिल्कुल सेशन देख रहे हैं और स्किप नहीं कर रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पीछे इसकी व्याख्या की है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? 53। सब रिपीट हो रहे हैं सवाल, है ना, बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ किस अनुसूची में शामिल हैं? 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। तो हमारे भारतीय संविधान में मूल कितनी अनुसूची? 8। अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन और देखभाल प्रदान करने का दायित्व है? तो यह है अनुच्छेद 45 में, डीपीएसपी का हिस्सा है। अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है, जो किसका हिस्सा है? हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है कि 6 से कम वर्ष की उम्र के बच्चों की देखभाल करने का पूरा दायित्व किसका है? तो हमारी राज्य सरकार का यह दायित्व है और उसी के द्वारा इनका नियमन तय किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में। हमारे संविधान में बजट शब्द न कह करके क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण संबंधी प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 49 में। किस में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 49 में किया गया है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 48 में। बात करें 43 में तो कर्मकारों के निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन संबंधी बात की गई है। 48 खंड ए में जिक्र मिलता है किसका? तो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख भी मिलता है, जो डीपीएसपी का हिस्सा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 214। कौन सा? 214। 148 में कैग का उल्लेख है, जिन्हें आप कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनका वर्णन किया गया है। समाज के आर्थिक कमजोर वर्गों, विशेषकर एससी और एसटी के शिक्षण
एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार संबंधित है? 86। किसका है? अनुच्छेद 86 में वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 17। 16 में लोक नियोजन की बात की गई है कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में स्वतंत्रता के वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 87। 81 में लोकसभा की संरचना है। 79 में संसद की बात है। 85 में संसद के एक व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह आमतौर पर कितने वर्ष भारत में निवास करे? तो 12 वर्ष के निवास की बात की गई है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है, जो उसके जांच करता है? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 243 जे से संबंधित है, जो भारत के पंचायत के खातों की जांच करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित है? अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन मिलता है, जो डीपीएसपी का हिस्सा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 में संबंधित है। 21 में जीवन का अधिकार है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 खंड 1 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है। जिसे पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया हो वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा हो। कब से? तो यह तिथि तय की गई 19 जुलाई 1948 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण कितना किया गया है? तो यह आरक्षण किया गया है किस अनुच्छेद में? 330 में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान में सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान को अंगीकृत किया गया था 395, मूल अनुच्छेद इतने ही हैं। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 से अधिक हो चुकी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित हैं? तो वह अनुच्छेद 243 जी में इसका वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह तिथि तय की गई थी 1 मार्च 1947 के बाद से अगर कोई व्यक्ति भारत से चला गया तो उसे नागरिक नहीं माना जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? यह वर्णन मिलता है हमें अनुच्छेद 263 में, और ये परिषद गठित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषद के निर्माण का प्रावधान प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 169 में वर्णन मिलता है। हमारे कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? केवल 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषदें केवल बची हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित है? भाग 3 में डीपीएसपी, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, भाग 3 नागरिकता। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार सही है।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 61 में है। महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है, प्रक्रिया का उल्लेख 61 में है। आज तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया? एक पर भी नहीं। और कमेंट करके मुझे बताओ कि महाभियोग सबसे पहले किस सदन में चलाया जाएगा और राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी होगी। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान करती है? तो यह है अनुसूची 7। 3 अनुसूचियों में संघ सूची, राज्य और समवर्ती। सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल निम्नलिखित कौन सा राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस, कृषि, ये सब राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के धन विधेयक को परिभाषित करता है? 110। 109 में धन विधेयक का उल्लेख है, 110 में परिभाषा किया गया है धन विधेयक, जो सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद के शपथ निहित हैं किस अनुसूची में? तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। 3 लोग अपवाद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? तो आपका 326 कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उसे लोकसभा, विधानसभा में मत देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया, जो 1989 से लागू हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 50 में कहा गया है, जो डीपीएसपी का हिस्सा है। भारतीय राज्य के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र प्रदेश और उनके क्षेत्रों की सूची है? तो यह है प्रथम में। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 108 में। और आज तक कितनी संयुक्त बैठकें हुई हैं? तो 3 संयुक्त बैठकों का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। कहते हैं जब लोकसभा, राज्यसभा में कोई साधारण विधेयक को लेकर आपसी द्वंद्व हो जाए तो ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है पंचायतों की संरचना से। भारतीय संविधान के अनुसार गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसे गिरफ्तारी कितने घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा? 24 घंटे के भीतर। लेकिन छुट्टी का समय और यात्रा का समय छोड़ करके अगर आप कहीं गिरफ्तार होते, मान लो सामान्य धारा में आपने कोई उल्लंघन किया, चोरी किया या कुछ भी किया, तो पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है, मान लीजिए आप हो उत्तर प्रदेश के और आपको गिरफ्तार किया गया मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के मजिस्ट्रेट के सामने लाने के लिए जितना भी यात्रा में समय लगा उसको छोड़कर 24 घंटे के भीतर आपको पेश किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत क्षमा देने का अधिकार प्राप्त है? तो ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल को। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है और राज्यपाल का अनुच्छेद 161 में है। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 343B, ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध है सहकारी समितियों से। सहकारी समितियों से इनका संबंध है। और अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता को स्थापित करने का निर्देश देता है?